आईपीसी के आज के सेकेंड लेक्चर में जो टॉपिक हमने लिया है, जो एसेंशियल होता है आईपीसी की पढ़ाई के लिए, वो है मेंसरिया। मेंसरिया माने अगर हम इसको हिंदी में देखें तो मेंसरिया का मेन मीनिंग है दुराशय, बुरा आशय। और इंग्लिश में इसके अगर दूसरे वर्ड में देखें तो बैड इंटेंशन या मैलिस इंटेंशन जिसे कहते हैं, बुरा बुरा आशय किसी का, मेंसरिया। ठीक हो गया। तो जो मेंसरिया है, आपके जो एग्जाम में पूछा जाता है कि मेंसरिया को डिफाइन कीजिए। मेंसरिया कब आवश्यक नहीं होता है, कब मेंसरिया की जरूरत नहीं होती है किसी क्राइम में, ठीक है ना। एक्सेप्शंस ऑफ द मेंसरिया। तो आज के टॉपिक को हम यहीं पर रखते हैं कि मेंसरिया और उसके एक्सेप्शंस मेंसरिया के क्या होंगे। देखिए, क्रिमिनल लॉ इज ए ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ, ये तो आपको मालूम है। इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग you can say state is a party as a crime is not only a wrong against the individual but also against the whole society। ये तो आपको मालूम है कि देखिए, स्टेट किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में स्टेट ही पार्टी होती है, इंडिविजुअल उसमें पार्टी नहीं होती है। इंडिविजुअल तो वर्सेस में आता है, क्योंकि कोई भी क्राइम अगर होता है तो वो इंडिविजुअल के खिलाफ क्राइम नहीं माना जाता है, बल्कि एक स्टेट के होल सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम माना जाता है। ठीक हो गया, ये तो आपको मालूम है। देखिए, क्राइम होने के लिए अगर हम मेंसरिया की जो बात कर रहे हैं कि मेंसरिया का मीनिंग क्या है, तो मेंसरिया का अगर मीनिंग की बात करी जाए तो मेंसरिया इज नो वेयर डिफाइंड इन द आईपीसी। कहीं इसको डिफाइन नहीं किया गया मेंसरिया को। इसको समझना पड़ता है खाली कि अ क्राइम इज कमिटेड व्हेन अ पर्सन कमिट्स ए रॉन्ग। ये तो सही बात है। जब क्राइम कब कमिट होता है, जबकि कोई आदमी किसी गलत काम को करता है। और गलत काम कौन सा? जो कि विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जो कि कानूनन निषिद्ध किया गया है या प्रतिबंधित किया गया है, रोका गया है। जिस काम को या चूक को करने से कानूनन रोका गया है, उस चीज को कहते हैं क्राइम हो गया साहब, ऑफेंस आपने कर दिया। इट मीन्स व्हेन अ पर्सन कमिट्स अ रॉन्ग। कोई भी व्यक्ति जब एक गलत काम करता है तो वो इसका मतलब क्राइम करता है। और जब वो क्राइम करता है तो क्राइम करने के बाद उसकी एक क्रिमिनल लाइबिलिटी उत्पन्न हो जाएगी कि भैया इसका आपराधिक दायित्व यानी क्रिमिनल लाइबिलिटी इसकी उत्पन्न हो गई है। और क्रिमिनल लाइबिलिटी को उत्पन्न होने के लिए ही जरूरी है कि मेंसरिया होना चाहिए। यही कहते हैं कि क्रिमिनल लाइबिलिटी तभी होगी व्हेन अ पर्सन कमिटेड अ क्रिमिनल एक्ट वॉलंटरली, अगर उसने जानबूझकर कोई काम किया। कई बार ऐसा होता है, देखिए, काम तो गलत हो जाता है आदमी से, लेकिन उसका इरादा नहीं रहता है, उसका बैड इंटेंशन नहीं रहता, उसका मैलिस इंटेंशन नहीं रहता, उसका मेंसरिया नहीं रहता है, तो उस सूरत में कानून बचाव देती है। कहने का मतलब है कि क्रिमिनल लायबिलिटी तभी उत्पन्न होगी जबकि कोई व्यक्ति किसी काम को, जिस काम को हम कह रहे हैं कि गलत काम हो गया है यानी कि क्रिमिनल एक्ट हो गया है, उसको अगर वॉलंटरली करता है, जानबूझकर करता है, यानी कि इरादतन करता है। सवाल आएगा इरादतन, तो इसका मतलब क्राइम हमेशा दो चीजों से मिलकर बनता है। देखिए, कभी भी याद करना कि क्राइम हमेशा दो चीजों से मिलकर बनता है। दो चीज क्या है? क्राइम कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स। क्राइम दो चीजों से मिलकर बनता है, एक है एक्टस रियस और एक है मेंस रिया। एक्टस रियस माने, अगर हम इसको सामान्य भाषा में कहें तो रॉन्गफुल एक्ट को ही एक्टस रियस कहा जाता है। और एक्टस रियस की अगर हम दूसरे सेंस में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द क्राइम। फिजिकल एस्पेक्ट, क्राइम के एस्पेक्ट को, फिजिकल एस्पेक्ट को दिखाता है, माने कि कोई काम हुआ है और वो काम जो हुआ है वो गलत हुआ है। एक्टस रियस उसको कहते हैं, गलत काम, रॉन्ग डन जिसे कहते हैं। गलत कोई चीज हुई हो उसको कहते हैं एक्टस रियस। गलत हुई है और इरादतन हुई है तब क्राइम बना। एक भी चीज अब्सेंट हो गई, खाली इरादा इरादा है, गलत नहीं हुआ है, तो वो क्राइम नहीं बनेगा। और खाली अगर कोई चीज गलत हुई है और उसमें इरादा नहीं है तो भी क्राइम नहीं बनेगा। इट मीन्स क्राइम में ये दोनों चीजें होनी चाहिए, यानी कि एक्टस रियस भी होना चाहिए, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द क्राइम। और हम इसको दूसरे सेंस में, इजी लैंग्वेज में देखें तो इसको एक्टस रियस, ACTUS, एक्टस रियस कहते हैं। एक्टस रियस मीन्स रॉन्ग डन या रॉन्ग एक्ट कमिटेड बाय अ पर्सन।
तो ये हो गया एक्टस रियस। काम, कोई काम गलत काम हुआ है और वो काम मेंसरिया से हुआ है, यानी कि बैड इंटेंशन से। और इंटेंशन कहाँ आता है हमेशा? निश्चित तौर पर इरादा कहाँ जनरेट होता है? आदमी के दिमाग में। इसीलिए इसको मेंटल एस्पेक्ट कहते हैं और वो फिजिकल एस्पेक्ट है, यानी कि आपने काम करके कोई फिजिकल काम कर दिया, दैट इज कॉल्ड रेक्टस रियस। और सेकेंड जो इसका एलिमेंट होता है वो होता है मेंसरिया, यानी कि मेंटल एस्पेक्ट। दो एस्पेक्ट याद रखें क्राइम के। अब देखिए, क्या एक्टस रियस बिना मेंसरिया के भी हो सकता है? माने कोई काम, गलत काम हो गया और आपका कोई इरादा उसको करने का नहीं था, ऐसा हो सकता है? यस, हो सकता है। कई बार हमारे हाथ से भी कोई काम गलत हो सकता है, आपके हाथ से भी कोई काम गलत हो सकता है। गलत मीन्स जो रॉन्गफुल एक्ट है, कानूनन अपराध है, लेकिन उसके पीछे हमारा हो सकता है कि कोई इरादा ना रहा हो, यानी कि हमारा मेंसरिया ना रहा हो, बैड इंटेंशन ना रहा हो। सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई बच्चा 6 साल का या 5 साल का छोटा, वो एक मैंने अपने पापा की पिस्टल से खेल रहा है, जैसे होता है ये बच्चा, पापा सपोज पुलिस में ही है मान लीजिए, और वो लोडेड पिस्टल है, वो उसमें बुलेट्स भी हैं, और वो खेलते खेलते उसका हाथ ट्रिगर पर पड़ जाता है। बच्चे की पकड़ बड़ी मजबूत होती है और वो ट्रिगर उसके हाथ से दब जाता है, एंड एज ए रिजल्ट अ पर्सन किल्ड। और इसके परिणाम स्वरूप कोई आदमी मर जाता है। देखिए बच्चा क्या कर रहा था, बच्चे के हाथ से क्या हुआ? गलत काम हो गया, एक्टस रियस तो हो गया, मर गया ना आदमी, एक्टस रियस यानी कि रॉन्ग डन। लेकिन क्या उसका मेंसरिया था? नहीं। पहले तो उम्र तो बहुत छोटी है, छोटे बच्चे का तो मेंसरिया होगा ही नहीं, इतनी एज का तो मेंसरिया ही नहीं होगा। सपोज के लिए मान लेते हैं कि, और बड़ा भी ले लीजिए, बच्चा 7, 8 साल, 9, 10 साल का भी होगा, तो भी उसका अगर मेंसरिया नहीं है तो एक्टस रियस तो उसका तब भी हो गया। देखिए एक्टस रियस मैंने गलत काम तो उसने कर दिया, लेकिन उसका कोई काम, कोई इंटेंशन उस आदमी को या जो बगल में था उसको गोली मारने का नहीं था। 6 साल के बच्चे का क्या इंटेंशन होगा? कुछ भी इंटेंशन नहीं था, वो खेल रहा था, खेलते खेलते उसका ट्रिगर दब गया। यानी कि एक्टस रियस विदाउट मेंसरिया अगर होता है तो वो क्राइम नहीं होगा। इसीलिए तो बच्चे का, इस केस में जो बच्चे के हाथ से पिस्टल चली है वो क्राइम नहीं माना जाएगा, ठीक। और ऐसे ही कई बार ऐसा होता है कि मेंसरिया के बिना भी एक्टस रियस हो जाता है। ये तो अभी आपने देखा, मेंसरिया के बिना एक्टस रियस हो जाता है, यही एग्जाम्पल है। और एक्टस रियस के बिना भी कई बार मेंसरिया, अगर आप गलत मेंसरिया अपने दिमाग में रखे हुए हैं कोई गलत काम, तो जरूरी नहीं है कि वो काम हो। कई बार तो देखिए, कई बार तो मेंसरिया की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो हम एक्सेप्शन में पढ़ेंगे कि जहां पे मेंसरिया की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई इस चीज को चेक नहीं किया जाएगा कि क्या आपका बैड इंटेंशन था कि नहीं था। अब आपके हाथ से गलत हुआ है तो आपने क्राइम किया है, वो उसको कहां पढ़ा जाता है? उनको पढ़ा जाता है कि कौन सी वो चीजें हैं, कौन से अपराध हैं जबकि किसी क्राइम को करने के लिए मेंसरिया की आवश्यकता नहीं होती है, ये पूछा जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। और सामान्यतः मेंसरिया, एक जनरल रूल है कि जब तक मेंसरिया नहीं होगा तब तक कोई भी काम, चाहे वो गलत काम हुआ हो आपके हाथ से, अगर आपका उस काम को करने का कोई बुरा ऐसा नहीं था, कोई बैड इंटेंशन नहीं था, तो वो क्राइम नहीं माना जाता है। इस बेसिक प्रिंसिपल पर ही मेंसरिया का प्रिंसिपल चलता है क्रिमिनल लॉ में। और क्रिमिनल लॉ में एक मैगजिम है, ग्रीक की मैगजिम है, वो मैगजिम बड़ी फेमस मैगजिम है, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट्रिया, ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको, एक्टस नॉन फेसिट रियम, नोट्स में देखिए आपने, निसी मेंस सिट्रिया, ये कहा जाता है। ये क्रिमिनल लॉ की एक बेसिक प्रिंसिपल है कि कोई भी काम अपने आप में तब तक अपराध नहीं होता है जब तक कि उस काम को करने के लिए आपका बुरा आशय ना हो, चाहे वो काम गलत ही क्यों ना हो। इसको कहते हैं एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मैंसिट्रिया, यानी कि एन एक्ट डज नॉट लाइबल ए मैन गिल्टी, कोई भी काम किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं बनाता है जब तक कि इट हैज बीन डन विद द इंटेंशन टू डू सो, जब तक कि उसको करने का आपका कोई बुरा इरादा न रहा हो। जब तक कि उसको करने का आपका इरादा न रहे तब तक तो कोई भी काम, चाहे आपसे कई बार हो जाते हैं, एक्सीडेंटली काम हो जाते हैं, तो उस सूरत में वो अपराध नहीं माना जाएगा। ये जनरल रूल है क्रिमिनल लॉ का। इट मीन्स
देखिए, अब इस परिभाषा से अगर हम बार बार कह रहे हैं कि इंटेंशनली किसी काम को जब तक ना किया जाए, अब सवाल उठता है कि व्हाट इज इंटेंशन, इरादा किसे कहते हैं। आशय हिंदी में, या जो कानूनी भाषा है हिंदी की, उसमें इसको आशय कहते हैं। तो आशय का अर्थ क्या हुआ? आशय का मतलब हुआ कि किसी काम को करने के लिए आपने एक रूपरेखा तैयार की और वो काम कानूनन प्रतिबंधित है और आपने वो काम कर डाला, और उसको करने के लिए आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, आपके पास कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है कि आप ये बोले कि साहब मुझे ये करना बहुत जरूरी था इसलिए मैंने कर दिया। तो वो हुआ इरादतन। ठीक है। इट मीन्स अगर हम उसको दूसरे सेंस में देखें, सामान्य भाषा में कहने का मतलब है एक किसी चीज को करने का एक प्लान बनाना, डिजाइन काम का डिजाइन तैयार करना, और उस जो आपने डिजाइन तैयार किया है, वो जो काम करने का आपने एक प्रारूप तैयार किया है, वो कानूनन प्रतिबंधित हो और उसको बिना एक्सक्यूज के आप करते हैं, तो ये कहा जाता है काम आपने इंटेंशनली किया है। दूसरे सामान्य शब्दों में कहें कि कोई भी काम तब इरादतन कहा जाता है, इंटेंशनल कहा जाता है, जबकि वो काम किसी की इच्छाओं का परिणाम हो। मेरी इच्छा है कि भाई ऐसा हो जाए, तो मैं इच्छा जो चाह रहा हूं उसका परिणाम देखना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि मैं गोली चलाऊं और वो आदमी मर जाए, मैंने गोली चलाई और वो आदमी मर गया, यानी कि जो मेरी इच्छा थी उसका रिजल्ट सामने आ गया। इसे कहते हैं इरादा। एन एक्ट इज इंटेंशनल, कोई भी काम तब इंटेंशनल कहा जाता है जबकि वो काम किसी व्यक्ति की इच्छा का परिणाम हो और उस व्यक्ति के द्वारा चाहा गया हो, डिजायर्ड बाय द पर्सन, और उस व्यक्ति ने उसको चाहा हो कि भाई ये हो जाए। गोली चलाई तो उसने चाहा कि ये मर जाए, तो वो इरादतन है। गोली चल गई, मैंने चाहा नहीं, तो ये इरादतन नहीं है। ठीक है। इट मीन्स इंटेंशनल की तो क्लियर हो गई ना कहानी की, इंटेंशनल किसे कहते हैं। तो अगर हम अब सामान्य सेंस में देखें तो इसका मतलब कि मेंसरिया अगर बात कही जाए तो मेंसरिया में दो चीजें शामिल हुई। इसका मतलब एक तो इरादा और एक ज्ञान, दोनों आते हैं इसमें, इरादा भी और ज्ञान भी। इट मीन्स मेंसरिया इंक्लूड बोथ अ विल माने इच्छा, डायरेक्ट टू अ सर्टेन एक्ट, जो आपने काम किया, एक निश्चित काम किया, उसका डायरेक्ट परिणाम, डायरेक्ट इच्छा जो आप चाह रहे हैं कि ये हो जाए, एक तो वो हो गया इरादतन, और एक उसके साथ प्लस करके मैंने लिख दिया कि प्लस क्या, नॉलेज एज टू द कॉन्सिक्वेंसेज दैट विल फॉलो फ्रॉम अ पर्टिकुलर एक्ट। आपको इस बात का नॉलेज है कि आप जो कुछ काम कर रहे हैं, अगर आपको इस बात का ज्ञान है कि भाई आपने जो काम किया उस काम के ये परिणाम आने वाले हैं, ये परिणाम आएंगे, तो तब भी कहा जाएगा कि आपका मेंसरिया था। कुछ टाइप का मेंसरिया था, या तो मेंसरिया इंटेंशन में हो सकता है, इंटेंशन के रूप में हो सकता है, या मेंसरिया ज्ञान के रूप में हो सकता है। तो दो चीजें हमेशा ध्यान रखें, इंटेंशन और नॉलेज क्राइम में बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए मेंसरिया के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है कि मेंसरिया कितनी जगहों पर जरूरी है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मेंसरिया जरूरी होती है, लेकिन अब जब आप एक्सेप्शन देखेंगे तो एक्सेप्शन में आप देखेंगे कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि वहां क्राइम हुआ, यानी कि भाई वहां कोई गलत काम हुआ, एक्टस रियस हुई, और एक्टस रियस मीन्स एनी एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अगर आप कोई भी काम जो कि प्रतिबंधित है कानूनन उसको करते हैं तो वो भी एक प्रकार का क्या कहलाएगा, एक्टस रियस। उसमें आपका इंटेंशन था। इंटेंशन की मैंने आपको परिभाषा बता दी कि इंटेंशन माने जब आदमी अपनी इच्छाओं का कोई परिणाम चाहता है और वो परिणाम जो उसने चाहे हैं वो उसको मिल जाते हैं, वो उसके दिमाग से उस काम को करता है, तो वो इंटेंशनल कहलाता है। और या जब आदमी को इस बात की नॉलेज होती है, इरादा भले ना हो उसका, लेकिन नॉलेज होती है कि भाई कोई आदमी, सपोज कीजिए किसी भीड़ भाड़ इलाका में, एक भीड़ भाड़ का इलाका है और उसी छत में बैठ गया, ठीक है, और हाथ में लोडेड गन ले ली और
ऊपर से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इरादा भले उसका ना हो किसी को विशेष व्यक्ति को मारने का, लेकिन ज्ञान तो है उसको कि भाई मैं जब गोलियां चला रहा हूं तो कोई ना कोई मर सकता है इसमें। इट मीन्स नॉलेज एज टू द कॉन्सिक्वेंसेस, उसको इस बात का नॉलेज है कि क्या परिणाम होंगे दैट विल फॉलो फ्रॉम अ पर्टिकुलर एक्ट, जो कि उस कार्य से उत्पन्न होंगे उन परिणामों की अगर उसको जानकारी है तो इसका मतलब उसका मेंसरिया है। और मेंसरिया किस फॉर्म में है? नॉलेज के फॉर्म में। और या तो मेंसरिया इंटेंशन के फॉर्म में होती है। एंड व्हाट इज इंटेंशन, ये आपको मैंने पहले बता दिया है। एन एक्ट इज इंटेंशनल व्हेन इट इज द आउटकम ऑफ अ विल ऑफ अ पर्सन विच ही डिजायर्ड टू फॉलो, जिसको चाहता है कि ये हो, तो वो इंटेंशनल हो गया। या तो देखिए मैलिस या मेंसरिया दो तरह से होगा, या तो इंटेंशन के रूप में होगा या नॉलेज के रूप में होगा। आपने इंटेंशनली काम किया है या आपने विद नॉलेज काम किया है। और नॉलेज कैसा कि जो मैं काम कर रहा हूं उससे ये कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, तो ये भी एक प्रकार का आपका मेंसरिया ही कहलाएगा। अब देखिए एक और टॉपिक आता है इसमें, मेंसरिया और मोटिव। मेंसरिया एंड मोटिव। मोटिव का अर्थ है उद्देश्य। देखिए कहते हैं कि जब उद्देश्य बनेगा, बेसिक चीज उद्देश्य है। सुनिए क्राइम की, देखिए मैं अभी इसके बाद एक और नया जब हम टॉपिक चलाएंगे उसमें हम वेरियस स्टेजेस ऑफ क्राइम बताएंगे कि क्राइम की विभिन्न अवस्थाएं क्या हैं, वेरियस स्टेजेस ऑफ ए क्राइम। तो तब आपको मोटिव से हम स्टार्ट करना शुरू करेंगे और फिर दिखाएंगे कि मोटिव क्या एसेंशियल पार्ट है क्राइम का। तो अभी एक हल्की सी चर्चा हमने कर दी है इसमें मेंसरिया के साथ, मेंसरिया एंड मोटिव। मोटिव इज क्या है? मोटिव माने जब आदमी का सबसे पहले आदमी का एक उद्देश्य बनता है और उस उद्देश्य से वो उसके दिमाग में आता है कि मैं ऐसा करूं। उद्देश्य बना, और जैसे ही उसका उद्देश्य बना, उस उद्देश्य से क्या होता है, एक आदमी तत्पर हो जाता है कि मुझे ये काम करना है। तो जैसे ही उद्देश्य बना, उद्देश्य से उसके दिमाग में बना कि जिसने उस व्यक्ति को त्वरित किया, यानी कि प्रॉम्प्ट किया कि ये काम करना है, और वो अपने दिमाग में एक इरादा बना लेता है। तो इरादा बनाया किसने? मोटिव ने बनाया ना। जब उद्देश्य होगा तभी तो इरादा बना। इट मीन्स मोटिव इज समथिंग, मोटिव एक ऐसी चीज है जो कि किसी व्यक्ति को जागृत करती है या प्रॉम्प्ट करती है, त्वरित करती है, उठाती है खड़ा कि भाई कोई इरादा बनाओ, टू फॉर्म एन इंटेंशन। इंटेंशन बनाइए। और इसका मतलब मोटिव गिव्स बर्थ टू द इंटेंशन, यानी कि मोटिव ही इरादे को जन्म देता है, उद्देश्य ही इरादे को जन्म देता है। ठीक है। और हम दूसरे सेंस में कहें तो ये इंटेंशन का एक क्लू कहां से निकलता है? क्लू अगर इंटेंशन इरादतन, अगर हमें कोई चीज इरादतन देखनी है कि भाई इरादतन हुई है कि नहीं हुई है, उसमें हम मोटिव तो ढूंढते हैं कि भैया इसका फलां आदमी के साथ रंजिश थी इसीलिए इसने इसकी हत्या कर दी। ये उद्देश्य बताते हैं ना, जबरदस्ती मोटिव दिखाते हैं। तो क्या मोटिव बहुत जरूरी चीज है इंटेंशन के लिए? ये अब हमें को देखना है। सामान्य भाषा में तो यही हो गया कि मोटिव एक क्लू है जो कि इंटेंशन को शो करता है। मोटिव से ही इंटेंशन का जन्म होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कानून की नजरों में क्या है? कानून कहता है कि जहां मोटिव का स्पष्ट प्रूफ है कि इसने इस इरादे से ही साफ साफ इसकी मृत्यु की है या कोई भी क्राइम किया है, और ये इसका मोटिव था, उद्देश्य ये था, इसकी ये रंजिश थी, भूमि के संबंध में थी, किसी भी चीज में थी, और इस वजह से इसने इन लोगों के साथ बुरा काम कर दिया है। तो इससे होगा क्या? इससे कोर्ट को सिर्फ हेल्प मिलती है। दिस हेल्प्स द कोर्ट। क्या हेल्प मिलती है कि कोर्ट इसमें ये निर्धारित कर सकती है कि भैया जब ये इसका बुरा आशय साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस वजह से इसका उद्देश्य, ये जो इसका उद्देश्य था, इस वजह से इसने बुरा इरादा बनाया, जब ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो कोर्ट को मदद मिलती है कि भैया ये काम इंटेंशनली किया हुआ है। इतनी मदद मिलती है खाली। ठीक है। दिस हेल्प्स द कोर्ट टू फाइंड दैट द सच पर्सन वाज गिल्टी। लेकिन जहां अब्सेंस ऑफ क्लियर प्रूफ ऑफ मोटिव होगा, एक तो प्रेजेंट है, तब तो उस कोर्ट ने अपना कंसिडर कर लिया कि हाँ भाई संभवतः एक इरादा जब इसने बनाया होगा, ये इसका उद्देश्य रहा होगा, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, उद्देश्य प्रूव्ड है अगर। लेकिन जहां पर
उद्देश्य प्रूव्ड नहीं हो रहा हो तो क्या वहां पर आप आदमी को छोड़ दोगे? ये भी तो सोचना पड़ेगा कि उद्देश्य का पता नहीं चल रहा कि इसने भाई ये काम गलत काम क्यों किया, तो क्या आप आदमी को छोड़ दोगे? नहीं। इट मीन्स इन द absence of clear proof of motive it does not necessarily lead to the contrary conclusion। ये जरूरी नहीं है कि इससे आपका विपरीत आप कोई निष्कर्ष निकालेगी कोर्ट। पहले तो उसने ये निष्कर्ष निकाला कि भैया इस आदमी ने क्राइम इस वजह से किया है क्योंकि इसका मोटिव प्रूफ हो गया है, लेकिन अगर मोटिव प्रूफ नहीं हो रहा है और क्राइम हुआ है तो तब ये नहीं है कि आप कोर्ट विपरीत भी निष्कर्ष निकालना शुरू कर देगी कि भैया आदमी का कोई मोटिव प्रूव नहीं हो रहा है तो इसने चाहे इसके हाथ से कोई गलत हुआ है तो वो गलत नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं माना जाएगा। कोर्ट ये कहती है कि देखिए भैया मोटिव अगर क्लियर प्रूफ साफ प्रूव्ड है तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भैया इस आदमी ने इंटेंशनली किया है। ये हमें हेल्प कर सकता है ये सोचने के लिए कि हाँ इसने इंटेंशनली किया होगा। लेकिन अगर इसका मोटिव प्रूव नहीं हो रहा है तो ये हमें ये हेल्प नहीं करेगा कि हम ये सोचें आपकी कि इस आदमी ने गलत काम नहीं किया है जानबूझकर। इससे नहीं पता चलेगा। इट मीन्स अब हमें यहां पर दिखाई दे रहा है कि मोटिव इतना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले नहीं करता है। इसका मतलब भैया अगर वो क्लियर प्रूफ होने पर उसको फंसा रहा है तो अगर अपसेंट है तो उसको बचाना भी तो चाहिए कायदे से उस मोटिव को, लेकिन नहीं होता ऐसा। और दूसरी चीज हमेशा याद रखें कि अगर अच्छा मोटिव है, उद्देश्य आपका अच्छा है, लेकिन काम अगर आप गलत करते हैं, कई बार ऐसा होता है। देखिए आपको एग्जाम्पल मैं देता हूं कि कुछ दानी प्रवृत्ति के लोग दिमाग में ये बनाते हैं कि यार कुछ गरीब लोगों को, शहर के या इलाके के गरीब लोगों को एक भोजन कराया जाए। यहाँ पर बहुत गरीबी है, लोग भूख से, गरीब लोग बहुत तड़प रहे हैं, और लेकिन वो दानी लोगों के पास पैसा नहीं है। इरादा अच्छा है कि खिलाना है और उनको लंगर खिलाना है, लेकिन पैसा नहीं है। कुछ लोग मिलकर आपस में फिर प्लानिंग करते हैं कि भैया पैसा कहाँ से आएगा, तो वो कहते हैं यार एक सुनसान में एक एटीएम है उसको तोड़ देते हैं, उसे कुछ पैसे निकाल लेते हैं और खिला देंगे लोगों को। कौन सा हम बुरा काम कर रहे हैं? सरकार का पैसा है और गरीब लोगों को खिला देंगे, क्या दिक्कत है? उसके बाद उन्होंने तोड़ा और भंडारा कर दिया और खिला दिया, बाद में पकड़े गए तो वो अपना गुड़ मोटी बताने लगे। भिखारियों को भी ले आए साहब कि हाँ साहब इन्होंने हमें लंगर कराया। तो क्या आप बचा देंगे उनको? नहीं। चाहे आपका इरादा कितना ही, यानी कि चाहे आपका उद्देश्य कितना ही अच्छा है, गुड मोटिव इट डज नॉट सेव अ पर्सन फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी। अगर आपने क्राइम किया है, मोटिव चाहे आपका अच्छा था, काम अगर आपका बुरा है, प्रतिबंधित है कानून द्वारा जो आपने काम किया है, यहीं पर देख लीजिए, गुड मोटिव से भी नहीं बचेंगे आप। कि आपने गुड मोटिव बता दिया और हो गया, आप बच गए, ऐसा नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब है ना तो आपको गुड मोटिव बचाएगा अगर आपने क्राइम किया है, और ना ही आपको तब बचोगे जबकि आपका मोटिव कहीं प्रूव ही नहीं हो रहा है और आपके हाथ से क्रिमिनल कुछ क्राइम हो गया है। तो आपने कहा साहब कि अगर मुझे मोटिव प्रूव्ड होने पर फंसाया जा सकता है तो बिना मोटिव के मुझे छोड़ दो जब मेरा मोटिव प्रूव नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होगा। मोटिव इज नॉट अ लिटमस टेस्ट। अब आई सीधी सी बात, ये एक लिटमस टेस्ट नहीं है किसी चीज का कि बस मोटिव है तो आदमी दोषी और मोटिव नहीं है तो आदमी दोषी नहीं। ऐसा नहीं। मोटिव इज नॉट अ लिटमस टेस्ट टू डिटरमाइन द क्रिमिनल लायबिलिटी। किसी आदमी के आपराधिक दायित्व को निर्धारित करने के लिए मोटिव जो है एक लिटमस टेस्ट नहीं है, कोई आवश्यक टेस्ट, बहुत बड़ा कोई फैक्टर नहीं है। उसका उद्देश्य, मोटिव माने उद्देश्य, याद रखें हिंदी वाले। ठीक है, इसके लिए एक प्रिंसिपल बनाया हुआ है सीधा। यदि किसी मामले में एविडेंस आ रहे हैं कोर्ट में, सुनो, एविडेंस की प्रोसेस चल रही है और किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रत्यक्ष साक्ष्य मिल जाते हैं, यहां साहब इसने कत्ल किया, इसके हाथ से ये मौत हुई है। इफ डायरेक्ट एविडेंस इज अवेलेबल देयर इन द कोर्ट, ठीक है, अगेंस्ट दैट क्राइम, तो वहां पर मोटिव की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वहां पर कोर्ट को मोटिव देखना ही नहीं है। क्राइम हुआ है, उसके डायरेक्ट सबूत मिल गए हैं, मोटिव को ढूंढने का प्रयास कोर्ट करती ही नहीं है। इट मीन्स इन सच केस वेयर डायरेक्ट एविडेंस इज अवेलेबल अगेंस्ट अ क्राइम, मोटिव इज इमैटेरियल। वहां पर उद्देश्य महत्वहीन हो जाता है।
कि आपका उद्देश्य क्या था, क्यों किया आपने, उसमें देखने की जरूरत ही नहीं, उद्देश्य को ढूंढना ही नहीं है। क्यों ढूंढना है उद्देश्य, आपने गलत काम किया, बात खत्म। लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। कब? जबकि किसी केस में डायरेक्ट एविडेंस नहीं होते हैं, प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं होते हैं, प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं होते हैं जिन्होंने कहते हैं कि हमने देखा, हमने सुना। जब नहीं होते हैं ऐसे केसेस में क्या होते हैं, भाई कत्ल करते हुए किसी ने नहीं देखा, ठीक है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांशियल एविडेंस ऐसे मिल गए, परिस्थिति जनक साक्ष्य कहते हैं इसको। सर्कमस्टांशियल एविडेंस मीन्स परिस्थिति जन्य साक्ष्य, माने कुछ ऐसी चीजें मिल गई, जैसे सपोज के लिए आप ये मानिए कि अच्छा, सपोज के लिए आप ये मानिए कि किसी केस में कोई कत्ल हुआ है और कब कत्ल हुआ, कहाँ कत्ल हुआ, ये किसी ने नहीं देखा, लेकिन जब बहुत सर्च हुई तब जाकर कुछ समय बाद अपराधी ने जहाँ कपड़े बदले थे अपने खून से सने हुए, वो कपड़े बरामद हो जाते हैं। तो परिस्थितिजनक साक्ष्य हैं, कपड़ा को ट्रेस किया गया, किसका है, क्या किया, धीरे धीरे पता चला साहब, परिस्थितियां जोड़ रही हैं, कड़ियां मिल रही हैं, तो पता लगा कि ये कमीज उसकी है, ब्लड उसमें जो लगा हुआ था उनका टेस्ट कराया गया तो पता चला कि वो मृतक का ही है, ठीक है, ये कमीज का भी पता लग गया। तो ये परिस्थितिजनक साक्ष्य इकट्ठे हो जाते हैं। तो इन परिस्थितिजनक साक्ष्यों के समय व्यक्ति के उद्देश्य को तलाशा खंगाला जा सकता है। जब डायरेक्ट न मिल रहा हो एविडेंस, तब मोटिव में बी मटेरियल फॉर द एक्यूज्ड। वहां पर एक्यूज के केस में मोटिव मटेरियल हो सकता है, माने कोर्ट वहां पर उसके उद्देश्य को सर्च करने का प्रयास कर सकती है कि भैया इसका क्या उद्देश्य रहा होगा, क्यों ये इस तरह से हुआ, क्यों हुआ होगा, सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, तो वहां पर कड़ियां जोड़ने के लिए उसके उद्देश्य की भी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन जहां पर डायरेक्ट एविडेंस मौजूद होंगे वहां पर उद्देश्यों की कोई महत्ता नहीं है। भैया आपने कत्ल किया, आपने आदमी मारा है, क्यों मारा है, आपकी दुश्मनी थी, मुझे क्या मतलब इससे, कोर्ट को कोई मतलब नहीं है, आपने मारा है, बात खत्म, आपके खिलाफ एविडेंस आ गए कोर्ट में, बस आप दोषी। यहां पर आपके मोटिव से हमें मतलब नहीं है। मोटिव से मतलब तब हो सकता है जबकि मामला उलझ गया है, पता नहीं चल रहा है किसने किया, तब उद्देश्यों को ढूंढने का प्रयास भी किया जा सकता है कि अगर उसने उस पर शक जा रहा है तो भाई क्यों मारा होगा उसने, इस तरह से सारे इकट्ठे करने पड़ेंगे ना। इट मीन्स मोटिव मे बी द मटेरियल इन सच केसेस वेयर द डायरेक्ट एविडेंसेस इज नॉट अवेलेबल, जब अवेलेबल ना हो। तो क्रिमिनल लॉ का जनरल रूल क्या बन के आ गया, ये बन के आ गया कि सामान्यतः उद्देश्य क्या होता है, अतात्विक, महत्वपूर्ण नहीं होता है उद्देश्य किसी भी क्राइम के पीछे, ये उद्देश्य देखना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जो जरूरी चीज है वो है इंटेंशन, उस व्यक्ति का इरादा क्या था, बस ये है, बस मेन चीज जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं मेंसिया में, जो हमें निकल के आ रही है वो है इंटेंशन मटेरियल होता है, जो मोटिव और मेंसिया इन द फॉर्म इंटेंशन, इन द फॉर्म ऑफ इंटेंशन भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज भी हो सकता है। मेंसिया बुरा है, ठीक है। तो इट मीन्स मोटिव एक इमटेरियल चीज है क्राइम में जनरली, और जबकि जनरली इंटेंशन मटेरियल चीज है, ठीक हो गया। और अगर हम देखें कि इंडियन पेनल कोड में क्या मोटिव या मेंसिया को, मोटिव नहीं, मेंसिया को कहां कहां कैसे कैसे डिस्क्राइब किया हुआ, किस फॉर्म में आईपीसी की किताब में लिखे हैं मेंसिया। तो अगर हम देखें तो एक चैप्टर 4 की मैं कल चर्चा कर रहा था, जिसमें मैं कह रहा था कि जिसमें ये बात आई थी कि जनरल एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं, जहां पर कि किसी व्यक्ति को एग्जेम्प्ट किया जाता है, विच एग्जेम्प्ट्स अ पर्सन फ्रॉम द क्रिमिनल लायबिलिटी इन द एब्सेंस ऑफ मेंसिया। वहां पर 76 से 106 तक आप पूरे, जब भी आप सेक्शंस पढ़ेंगे तो आप हमेशा देखेंगे कि वहां पर एब्सेंस ऑफ मेंसिया है, यानी कि उसका बुरा आशय नहीं था। वो क्या हो गया, एक केस जैसे हम ले लेते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट से हो गया, दूसरा केस हम ले लेते हैं उसी का जनरल एक्सेप्शन का, हम कहते हैं कि साहब ये एक्सीडेंट से हो गया, मेरा कोई इरादा नहीं था, दुर्घटनावश हो गया। या कभी कभी उसमें इन्फेंसी का ग्राउंड आ जाता है कि भाई बच्चा था, बच्चे का कोई बैड इंटेंशन तो होगा नहीं, चाइल्डहुड की स्थिति में हो गया। या अगर हम कहें कि भाई ये आदमी पागल था, इसका भी कोई इरादा नहीं था, इसने पागलपने में दौरे में काम कर दिया, यानी कि इट मीन्स
अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण कर दिया, या ये कह दिया भैया ये शराबी था, इसको इसकी इच्छा के विरुद्ध शराब पिलाई गई थी और जिससे इसका होश नहीं था और ये डज नॉट नो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट, और वो अपने कार्यों के परिणाम को नहीं जानता था। तो ये सब डिफेंस है, ये सब डिफेंस है। और इन सारे केसेस में आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी बुरा आशय उस व्यक्ति का नहीं है। इट मीन्स अब्सेंस ऑफ मेंसरिया की अगर बात करेंगे तो वो आपको चैप्टर 4 में दिखाई देंगी साफ साफ। चैप्टर 4 कौन सा होता है? एग्जेम्पशन या जनरल एक्सेप्शंस जो पढ़े जाते हैं वो चैप्टर 4 है। वहां पर अब्सेंस ऑफ मेंसरिया है। और अगर प्रेजेंस ऑफ मेंसरिया की बात करें तो अगर हम देखें तो आईपीसी में मेंसरिया हैज बीन केयरफुली डिफाइंड इन ऑल द सेक्शंस, ऑल द ऑफेंसेस डिफाइंड अंडर द आईपीसी इन द फॉर्म ऑफ, मैंने देखिए आईपीसी में बड़े केयरफुली अगर हम देखेंगे तो हर ऑफेंस में मेंसरिया दिखाई देता है। लिखा पता कैसे लगाएंगे आप कि मेंसरिया है कि नहीं है? ये इंडिकेटिंग वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं ना कानून में, जैसे भाई कोई ऑफेंस आप पढ़ रहे हैं तो उसमें इंडिकेटिंग वर्ड्स होंगे, जैसे लिखा होगा ही इंटेंशनली कमिटेड, इंटेंशनली सब मेंसरिया, उसने जानबूझकर किया। या कहीं कहीं पर होगा ही इफ एनी पर्सन वॉलंटरीली कमिटेड, वॉलंटरी मैंने जानबूझ इरादतन, ऐच्छिक रूप से, फ्रॉडुलेंटली बेईमानी से, यानी कि यहां पर भी मेंसरिया दिखाई दे रहा है, बेईमानी से माने ईमान, खराब ईमान, डिसऑनेस्टली धोखे से, फ्रॉडुलेंटली धोखे से या डिसऑनेस्टली बेईमानी से, और विलिंगली इफ अ पर्सन कमिट्स विलिंगली, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं विच इंडिकेट्स द इंटेंशन, इंटेंशनली, यूजुअली, voluntarily, fraudulently, dishonestly, willingly, etc. These are the words which indicates the मेंसरिया। यही वर्ड्स हैं आईपीसी में जो मेंसरिया को शो करते हैं कि भैया मेंसरिया की यहां पर मेंसरिया है, बुरा आशय है। तो ये था इतना चर्चा का विषय जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। अब सवाल आता है कि क्या बिना मेंसरिया के भी क्राइम होता है? सामान्य बात तो है कि भैया जब तक मेंसरिया नहीं होगा किसी काम के पीछे, और वो कौन सी मैगजीम है? एक्टस नॉन पैसेट्रियम नेसी मेंसेट्रिया, एन एक्ट डजंट लाइबल अ मैन गिल्टी अनलेस इट हैज बीन डन विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग इट। सामान्य नियम तो यही है, लेकिन ऐसा भी है कि जब मेंसरिया की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि आपका मेंसरिया था, बुरा आशय था, नहीं था, आपने गलत काम किया है, तो आप लायबिल माने जाएंगे। इसको देखिए सबसे आखिरी में देखिए, पेज फिर बदल जाता तो फिर लंबा दिखाई देता है स्टूडेंट को, और पढ़ने में भी थोड़ा उसको झंझट होती है। फिर एक पन्ने में तो थोड़ा उसको तसल्ली रहती है कि एक ही पन्ने का नोट्स है, ठीक है। इसीलिए मैंने वहीं पर ही उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। पहला पॉइंट है देखिए कि मेंसरिया अगर हम आईपीसी में देखें तो 5 एक अपराध ऐसे हैं आईपीसी में जहां मेंसरिया की आवश्यकता नहीं होती है। जिन अपराधों में एक अपराध आता है सेक्शन 121 पर, जिसको कि हम कल चर्चा कर रहे थे, किसमें? चैप्टर 6 अगेंस्ट द स्टेट थे जो अपराध, याद करो। वेजिंग वार, किसी गवर्नमेंट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ, राज्य के खिलाफ युद्ध की तैयारी या युद्ध को उकसाना भड़काना, कुछ भी 121, ये सब कुछ काम वेजिंग वार में आते हैं। और अगर इस तरह का कोई भी आदमी काम करता है तो इसमें इरादा नहीं देखा जाएगा कि उसका बुरा मकसद है या बुरा इरादा है या नहीं है, ये नहीं देखा जाएगा। सेक्शन 124A सेडिशन, राजद्रोह, ये भी उसी तरह का अपराध है। सरकारों के प्रति नफरत पैदा करना या अविश्वास पैदा करना लोगों में, ये भी बहकाना, उनको क्राइम करने के लिए उकसाना, ये सब सेडिशन में आता है। और सेक्शन 359, 60 जो भी हैं ये सब, यानी कि किडनैपिंग से कंसर्न। सेक्शन 363 एबडक्शन से संबंधित, किडनैपिंग को हिंदी में कहते हैं किडनैपिंग को, आप सोच रहे होंगे अपहरण, नहीं, हिंदी में कहते हैं किडनैपिंग को व्यपहरण, वो आधा य पूरा, व्यपहरण, ठीक है ना। अपहरण कहते हैं किसको? एबडक्शन को, एबडक्शन को अपहरण कहते हैं, किडनैपिंग को व्यपहरण कहते हैं। ये शुद्ध शब्द है इसका,
सामान्य भाषा में किडनैपिंग को अपहरण कहते हैं। ये कौन लोग कहते हैं? जो कानून नहीं पढ़ते हैं या नहीं जानते। आप कानून पढ़ रहे हैं तो आपको किडनैपिंग, यानी कि किड साफ शब्द दिखाई दे रहा है, किड माने बच्चा, नैप करना माने सीज करना, उसको किसी व्यक्ति को, बच्चे को पकड़कर उसे कहते हैं व्यपहरण। और एबडक्शन होता है, ये तो जब बाद में टॉपिक्स आएंगे उन पर चर्चा जब चलेगी तब की बात है। सेक्शन 359, 363, जहां पर कि मेंसरिया की जरूरत नहीं है। अगर आपने किसी व्यक्ति ने किसी बालिका को मजबूर किया कहीं चलने के लिए, उसकी गार्जियन की अनुमति के बिना, लड़की का डील डॉल ऐसा था कि लड़के को लगा कि यार 18 पार होगी, इसकी उम्र 18 से ऊपर होगी, ठीक है, और वो उसको लेकर क्या किया, उस लड़की को लेकर क्या होता है, उस जगह से चला जाता है। तो वहां पर ये नहीं देखा जाएगा कि उसने ये सोचा, उसका इरादा ये नहीं था, उसने सोचा कि भैया ये लड़की 18 से ऊपर की है, क्योंकि उसका डील डोल ऐसा दिखाई दे रहा था, इसलिए उसका 18 से ऊपर के होने के कारण ही वो ले गया। उसका इरादा ऐसा नहीं था कि मैं 16 से नीचे की लड़की को अपहरण कर रहा हूँ, व्यपहरण कर रहा हूँ, ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर मैलिस नहीं देखा जाएगा। आपने जिस लड़की को उकसाया चलने के लिए, वो थी 15 की, आपको दिखाई दे रही थी 18 की, उससे कोई मतलब नहीं, आपने उसको ले गया, बस। मेंसरिया की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और एक केस और आता है जहां पर मेंसरिया की जरूरत नहीं पड़ती है आईपीसी में, वो है काउंटरफिटिंग कॉइन, सेक्शन 232। काउंटरफिटिंग कॉइन्स को कूटकृत करना, यानी कि when a person resembles one thing to at times one thing resembles to the other thing, यानी एक चीज को दूसरी चीज के सादृश्य, एक जैसा बनाना, यानी कि सिक्का है तो सिक्के को सिक्के के जैसा दूसरा सिक्का, नकली सिक्का तैयार करना, कॉइन्स, काउंटरफिटिंग कॉइन्स। अगर ये सब कुछ है तो क्या होगा, यहां पर भी मेंसरिया की आवश्यकता नहीं है। आप अगर नकली सिक्के बना रहे हैं, नकली सिक्के बनाने की आपने सामान रखा हुआ घर में, तो आपका मेंसरिया नहीं देखा जाएगा। ये देखा जाएगा कि भैया आपने ये काम किया है, बस बात खत्म। तो एक तरह की तो कहानियां ये हो गई जहां आईपीसी में इन 5 तरह के अपराधों में मेंसरिया की आवश्यकता नहीं है। दूसरी तरह की सामान्य स्थिति आती है कि जब कोई भी कानून किसी भी व्यक्ति पर स्ट्रिक्टली इम्पोज कर देता है, क्या कि भैया आपकी ये स्ट्रिक्ट जिम्मेदारी, कठोर जिम्मेदारी फिक्स कर देता है। और ऐसे कठोर जिम्मेदारियों को फिक्स किया गया है किस सेंस में, कुछ पब्लिक लॉ भी हैं ऐसे, जैसे पब्लिक लॉ बना दिए या सोसाइटी के लिए कुछ भी ऐसे एक्ट बना दिए गए हैं जो कि क्या करते हैं, व्यक्ति के ऊपर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी फिक्स कर देते हैं। वेयर स्टैट्यूट्स इम्पोजेज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, द प्रेजेंस और absence ऑफ ए गिल्टी माइंड इज इररिलेवेंट। ऐसे केसेस में आपका गिल्टी माइंड था या आपका गिल्टी माइंड नहीं था, बुरा आशय, मतलब गिल्टी माइंड माने बुरा दिमाग, बुरा दिमाग माने बुरा आशय, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है उन जगहों पर जहां की कोई कानून किसी व्यक्ति के ऊपर कठोर जिम्मेदारी लगा देता है। और ये कठोर जिम्मेदारी आजकल की सोसाइटी में इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी, सोशल वेलफेयर, सामाजिक जन कल्याण या व्यक्तियों की सुरक्षा के संबंध में इस तरह के कानून बना दिए गए हैं। उनमें कई कानून जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर नीचे लिख दिए हैं, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट है, MV एक्ट माने मोटर व्हीकल एक्ट, जो गाड़ियों से संबंधित होता है, मोटर व्हीकल वाहन, मोटर वाहन अधिनियम। आर्म्स एक्ट है, और आर्म्स है वो ARMS, आर्म्स एक्ट, SBS में पेन चलने का, आर्म्स एक्ट। और तीसरा है नारकोटिक एक्ट। मैं बोल रहा हूं, अगर स्पेलिंग आपकी समझ में नहीं आ रही हो तो NARCOTIC, नारकोटिक एक्ट माने ये मद्यपान, नशे से संबंधित कोई भी एक्ट जो नशा करने वाले से संबंधित होता है। यहाँ पर जो भी चीजें हैं इन तरह के, इन एक्ट के अंतर्गत, माने MV एक्ट में ये है कि भैया कोई आदमी भीड़ भाड़ वाले इलाके में गाड़ी एक
120 की स्पीड से दौड़ाता है, कहता है कि मेरा कोई इरादा नहीं है किसी को मारने का, लेकिन कोई मर जाएगा तो मैं क्या करूंगा। ये नहीं, ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी उसके ऊपर जिम्मेदारी लगा दी गई है कि भैया अगर किसी को कुछ नुकसान होगा तो तुम जिम्मेदार होगे, चाहे आपकी जिम्मेदार आप उसको मेंसरिया से किसी आदमी को कुचल रहे हैं या नहीं कुचल रहे हैं, बस अगर आपसे ये गलती हुई तो आपका कठोर दायित्व होगा कि आप जिम्मेदार होंगे इसके। तो ये भी एक्ट हो गया, आर्म्स एक्ट है। ऐसे नार्कोटिक है कि भैया अगर आप किसी को ड्रग्स सप्लाई करेंगे तो आपका इरादा था या नहीं था, कुछ भी वो गलत होने का जो हो गया, तो भी आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि आपने नार्कोटिक्स एक्ट के अनुसार जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी थी, आपकी जिम्मेदारियां थी, कठोर जिम्मेदारियों का उल्लंघन किया है तो आपकी जिम्मेदारी बनेगी। एडल्ट्रेशन, फूड एडल्ट्रेशन किए हैं, घूस लेने की हैं, करप्शन किए हैं, ब्राइब्स हैं, ये सब स्ट्रिक्ट लिमिट लायबिलिटी जिम्मेदारी है। इसमें लगता है कि भाई आपने घूस ले लिया, आपने कहते मेरा इरादा नहीं था, आपने किसी चीज को खाने में मिलावट कर दी, किसी की कैजुअलिटी हो गई, आपने कहा जी मेरा इरादा उसको मारने का नहीं था। ये नहीं चलेगा, आपकी स्ट्रिक्ट जिम्मेदारी बन जाती है भैया अगर आप सामान बना रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आप उसको साफ साफ बेचेंगे, बिना किसी उसके अंदर कोई एडल्ट्रीज नहीं करेंगे आप। ठीक हो गया। और तीसरी आता है आपका पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस पर भी, पब्लिक न्यूसेंस मैंने जिससे पब्लिक को डिस्टरबेंस होता है, हर कोई भी काम, ऐसा भी कोई काम अगर आप करते हैं तो वहां पर भी मेंसरिया की कोई आवश्यकता नहीं होती। आपने पब्लिक न्यूसेंस किया है, पब्लिक को से इंजरी हुई है, एनोयंस हुआ है, कुछ भी हुआ है अगर, तो वहां पर भी ऐसे केसेस में मेंसरिया की जरूरत नहीं होती है, मेंसरिया की आवश्यकता नहीं होती। विदाउट मेंसरिया भी कोई ऑफेंस, कोई भी एक्ट ऑफेंस बन जाएगा। और कई क्राइम ऐसे होते हैं जहां लिखा नहीं होता है, वेयर जहां ये ऐसा लिखा नहीं है कि मेंसरिया कहीं से भी शो नहीं हो रहा है क्राइम में, देख अगर उसकी डेफिनेशन पढ़े आप, अगर उस क्राइम में कहीं आपको मेंसरिया का कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है कि भाई, जैसे मैंने अभी पॉइंट बताया ना कि भाई वॉलंटरली, इंटेंशनली, फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली, इस तरह के वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, तो भी वो क्या होगा, ये माना जाएगा कि इट मीन्स व्हेन ए क्राइम इज साइलेंट अबाउट दी मेंसरिया, यानी कि आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा कि इसमें मेंसरिया किन पॉइंट से दिखाई दे रही है, नहीं समझ में आ रहा, पता ही नहीं चल रहा, तो ये माना जाएगा कि वहां मेंसरिया की जरूरत ही नहीं है। भाई एग्जाम्पल ले लिया हमने यही वाला किडनैपिंग वाला, वहां क्या है, आपने गार्जियनशिप के से किसी बच्चे को या बच्ची को अगर बिना गार्जियन की सहमति के एक भी कदम चलाया, आपका इरादा उसको चलाने का, एक चॉकलेट खिलाने का भी था, लेकिन तब भी आपने क्राइम कमिट कर दिया, क्राइम कमिट हो गया। कौन सा? किडनैपिंग। अगर बच्चे हैं तो किडनैपिंग। इसका मतलब गार्जियन की अनुमति के बिना आप बच्चे को एक कदम भी बिना गार्जियन की अनुमति के नहीं ले जा सकते हैं। अगर गार्जियन चाहे कंप्लेंट कर दे और आप पर किडनैपिंग का केस बना देगा निश्चित तौर पर। समझ गए आप? इट मीन्स वहां कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहीं नहीं दिखाई दे रहा कि कौन सा ऐसा शब्द है कि जिससे मेंसरिया दिखाई दे रहा हो कि भाई इंटेंशनली, डिसऑनेस्टली, बेईमानी से ले जाता है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हो उसमें, उस सेक्शन में। लेकिन चूंकि उसमें साफ साफ लिखा है कि ले जाता है तो वो क्राइम करता है, इट मीन्स वहां मेंसरिया की जरूरत ही नहीं है, बुरे आशय की जरूरत नहीं। भाई आप ले गया, आपका आशय अच्छा था, चॉकलेट खिलाने का था बच्चों को, टॉफी खिलाने का था, लेकिन चूंकि आप बिना गार्जियन की सहमति के उस बच्चे को गार्जियनशिप से बाहर ले गए, बिना गार्जियन की कंसेंट किए, तो इट मीन्स आपने क्राइम कमिट कर दिया है। यानी कि मेंसरिया की भी आवश्यकता नहीं है, बुरे आशय की आवश्यकता नहीं है इस मामलों में। तो ऐसे केसेस जहां पर मेंसरिया की जरूरत नहीं होती है, बिना मेंसरिया के भी अपराध कमिट हो जाता है, वो हेडिंग आती है आपकी एक्सेप्शंस ऑफ मेंसरिया, यानी कि दुराशय की अपवाद क्या है, यानी कि कहां पर दुराशय की आवश्यकता नहीं होती है, जिसको कि मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका हूं। एंड आई होप सो लेक्चर ये 45 मिनट का हो गया है और आपको संभवतः आज का टॉपिक भी समझ में आ गया होगा कि मेंसरिया किसे कहते हैं, मोटिव क्या होता है, मेंसरिया और मोटिव में क्या जरूरी है, और कब मेंसरिया की आवश्यकता किन केसेस में नहीं पड़ती है। तो आज का लेक्चर एंजॉय कीजिए और नोट्स बनाइए अपने हाथ से और इसको समझिए, आगे चलकर ये सब काम आने वाले। ओके, बाय।